हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। पाइथन बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें जो फीचर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है वो 1960s में तकरीबन ये डेवलप की गई थी, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 1980s में जाके डेवलप हुई थी। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग की एक डिफरेंट पैराडाइम है जिसमें कम्प्लेक्स और लार्ज सॉफ्टवेयर्स को इस टेक्निक के ज़रिए जो है बड़ा इजीली हैंडल किया जा सकता है। अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करते हुए की है, यानी कि हमने अपने जो हमारी जो फोकस था वो ये था कि हम किस तरीके से जो है प्रोसीजर जो फंक्शंस राइट करें और उन फंक्शंस से काम लें। लेकिन हमने जो है वो इसमें साथ ही साथ इन प्रोग्राम्स को करते हुए हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी डेवलप किए थे। जैसा कि हमने जो थी टर्टल क्लास को जब यूज़ किया था तो हमने टर्टल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। एलेक्स और टेक्स के नाम से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए थे और हमने देखा था कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंटली बिहेव भी कर रहे थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसीजर था वो हम देख चुके हैं। इसको हम आज दोबारा से टचअप करेंगे, उसमें थोड़ी डिटेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है या ऊप जिसे कहा जाता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कराता चलूँ कि ये जो पैराडाइम है ये इसमें जो फोकस है वो हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं रादर देन अपने फंक्शंस को। जो भी हमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं जिनको हमने जो है वो प्रोग्रामिंग में एड्रेस करना होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ये पूरे जो हम चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं उसमें हमारी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं और कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए हम उनको जो है वो जो है वो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑन इसको बिल्डअप करते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। इससे पहले जो हमने क्लासेस इस्तेमाल की हैं, काफ़ी सारी क्लासेस हमने यूज़ की हैं जिनमें स्ट्रिंग की क्लास थी, इंटीजर की क्लास थी, फ्लोट की थी और टर्टल की क्लास थी। ये सारी वो क्लासेस थी जो बिल्ट इन क्लासेस थी, जो पहले से बनी हुई थी। हम इनको ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर रहे थे। अब हम यूज़र डिफाइंड जो है वो क्लास की तरफ जाएंगे कि हम अपनी क्लास जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे थ्रू ऑब्जेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स बना के। और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मुख्तलिफ है दूसरी पैराडाइम से और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो जो हम क्लास आज डेवलप करने जा रहे हैं उस क्लास का नाम पॉइंट है। जिस तरह एक एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट होता है, उसकी कोई एक जो है वो उसके दो कोऑर्डिनेट्स पाए जाते हैं। एक को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स बेसिकली उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम उस पॉइंट का जो है उससे राइट जो ओरिजिन है उसका तक जो डिस्टेंस होता है, और वाई बेसिकली जो वर्टिकल एक्सिस से उसका डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहा होता है। ओरिजिन जो है वो 0 पॉइंट पे होता है। आपने अक्सर ग्राफ्स में ये चीज़ देखी होगी, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझना ज़रूरी है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम पॉइंट की एक क्लास बनाएंगे और उस पॉइंट से फिर हम जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उस पॉइंट से रिलेटेड हम डिफरेंट जो मेथड्स डेवलप करेंगे। उन मेथड्स से हम ये जान सकेंगे कि ये जो पॉइंट है ये अपने ओरिजिन से कितना दूर है, या कोई दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम जो है वो एक अपनी इस पैराडाइम की प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। तो बड़ा आसान है इसको जो है वो क्लास को बनाना। सबसे पहले जो है वो एक सिंपली जो आपने एक कीवर्ड है क्लास का, कीवर्ड का क्लास का कीवर्ड लेके और जो भी आप क्लास का नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम रख देते हैं। आगे वही उसकी जो आइडेंटिफिकेशन से हम जो है वो क्लास का स्कोप, की क्लास कहाँ ख़त्म हो रही है कहाँ शुरू हो रही है, इसके लिए कोई किसी किस्म की कोई ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होंगी।
बल्कि सिंपली हम आइडेंटिफिकेशन से ये देखेंगे कि क्लास का स्कोप कितना है। अब सिंपली आपने उसका नाम लिख लिया, क्लास का जो भी नाम था, हम पॉइंट क्लास रखना चाह रहे हैं तो हमने इसका रख लिया नाम पॉइंट और आगे डॉक स्ट्रिंग दे दी। ये वो बेसिकली स्ट्रिंग है जो ये डॉक्यूमेंटेशन में इस्तेमाल होती है और काम आती है, और ये बताने के लिए किसी भी यूज़र को कि ये क्लास बेसिकली क्या करती है। तो डॉक स्ट्रिंग में हमने लिख दिया कि पॉइंट क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को। उसके बाद एक क्लास के अंदर एक जो है वो स्पेशल मेथड होता है जिसको इनिशियलाइजेशन मेथड कहते हैं या इनिशियलाइज मेथड इसको कहा जाता है। ये हर क्लास में ये ज़रूरी है इसको रखना। पाइथन के अंदर इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है वो एक स्पेशल जो है वो तरीक़ाकार है कि आप 2 अंडरस्कोर और INIT यानी इनिट, फिर 2 अंडरस्कोर और ब्रैकेट में सेल्फ, ये आप लिखेंगे। ये जो स्पेशल मेथड है जिसको इनिशियलाइजेशन मेथड कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है कि ये आप जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स और उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनसे इनिशियलाइज़ करा देगा हर ऑब्जेक्ट को। यानी अब जितनी दफ़ा ऑब्जेक्ट बनेगा वो हर दफ़ा जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसको दे दी जाएंगी और उसके एट्रीब्यूट्स उसको असाइन कर दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस फंक्शन की भी डॉक स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, क्रिएट अ न्यू पॉइंट एट द ओरिजिन। इसका मेथड यही है। इसमें जो पैरामीटर है, सेल्फ का पैरामीटर इस्तेमाल होता है। आप कोई और भी पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टम है वो सेल्फ की ही है और इसको सेल्फ से ही आप जो है वो बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन यहाँ पे सेल्फ है तो हम जो क्लास बना रहे हैं वो क्लास 2 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है और एक एक्स और दूसरी वाई। तो इसको हम जब यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं वैल्यूज़, तो सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू 0 और सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू भी 0। ये हमने 2 वैल्यूज़ एक्स और वाई को दे दी, ये 0 0 वैल्यूज़ हैं। ये एक पॉइंट की क्लास है और ये इसका स्टैंडर्ड जो है वो प्रोसीजर है इसको लिखने का। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं। इनिशियलाइज़र मेथड की मैंने बात कर ली कि ये इसका सिंटैक्स है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है और हर क्लास में ये इनिशियलाइज़र मेथड जो है वो ये ज़रूरी है ताकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम उनको जो एट्रीब्यूट्स है वो असाइन कर सके और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर सके। बाकी सेल्फ पैरामीटर की बात कर ली कि ये कस्टमरी है, इसको कस्टम के तौर पे सेल्फ ही रखा जाता है। आप कोई और रखना चाहे रख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन एक कस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। अब जब ये क्लास बन जाती है और आप इसका कोई इस क्लास के स्कोप से बाहर जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने इससे पहले भी देखा था कि वही जो क्लास का नाम है उसी नाम का एक फंक्शन होता है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये कंस्ट्रक्टर हर क्लास के साथ पाया जाता है, बाय डिफेक्टो होता है और इसमें जो है वो जो क्लास का नाम है उसी नाम से इसको कॉल किया जाता है। मसलन p इज़ इक्वल टू पॉइंट ब्रैकेट्स जब हम देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है और p जो है एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, जो क्लास टाइप की है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह q पॉइंट जो है वो ब्रैकेट्स हमने दी तो एक q ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। यानी हमने 2 पॉइंट्स बना लिए, एक p और एक q। अब अगर आप जैसे ही आपने ये 2 पॉइंट्स बना लिए हैं, अब इन पॉइंट्स के आपको पता है कि हर पॉइंट क्या एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है। आप इनको प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब क्योंकि हमने इनिशियलाइज़र में ये इनकी वैल्यूज़ 0 रखी हुई है तो इनकी वैल्यूज़ सारों की जो है वो 0 होगी। p के x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह q के x की वैल्यू भी 0 होगी और q के y की वैल्यू भी 0 होगी। आप प्रिंट करवा के इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने जो है वो देखा था कि यही काम हम तब कर रहे थे जब हम टर्टल की क्लास को इस्तेमाल कर रहे थे। हम ऑब्जेक्ट जब बनाते थे तो हमने देखे टर्टल की क्लास इंपोर्ट की थी और टेस्ट को टर्टल के कंस्ट्रक्टर से हमने एक
ऑब्जेक्ट बनाया था। इसी तरह एलेक्स को भी टर्टल के कंस्ट्रक्टर से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये बेसिकली इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो क्लास हमने बनाई है और इसके अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन हमने इनिशियलाइज़र मेथड जो हमने लगाया है, ये बेसिकली एक मोल्ड है। ये वो सांचा है जिसके मुताबिक अब आने वाली जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनेंगी। अब इसको आप एक फैक्ट्री समझ लें जो ऑब्जेक्ट्स बनाती है। ये जो क्लास है, क्लास बज़ाते खुद ना इंस्टेंस है और ना कोई जो है वो खुद ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री है। अब जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है वो उसकी ये वाली वैल्यूज़ सेट कर देगी और हर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करवा देगी इन वैल्यूज़ के साथ। यही बात जो है वो नीचे की गई है। तो इसको समझने के लिए ये फैक्ट्री वाली जो चीज़ है वो रखें। अब इंस्टेंस क्या होता है और इंस्टेंशिएशन क्या होती है। इंस्टेंशिएशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप और साथ उसको वैल्यूज़ असाइन हो जाती हैं। ये दोनों प्रोसेस अगर कंबाइन कर दें तो इसको कहते हैं कि ये एक इंस्टेंस बन गया है, ये इंस्टेंशिएशन है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट्स की। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो उसके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शख्स का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस शख्स का जो नाम है, उसका सरनेम जो है, उसका अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है, उसके एड्रेस जो है, उसका फ़ोन नंबर जो है, ये उसके एट्रीब्यूट्स समझे जाते हैं। इसी तरीके से आप जब ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के भी कोई ना कोई आप एट्रीब्यूट्स जो हैं वो देते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसी डॉट नोटेशन के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो p ऑब्जेक्ट बनाया था जिसकी इनिशियली जो वैल्यू थी वो x की 0 थी और y की भी 0 थी, तो उसको आपने वैल्यूज़ नहीं दे दी। उसके दो ही एट्रीब्यूट्स हैं x और y, एक पॉइंट के दो एट्रीब्यूट्स हैं x और y, तो आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, p.x3 कर दी और p.y4 कर दिया। अब इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि अब आप इसको p के रेफरेंस से, यानी उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू p के लिए आपने चेंज कर दी। p जो पॉइंट है, जो एक नया पॉइंट है, उसमें x और y की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से? इसी डॉट नोटेशन के ज़रिए, यानी p डॉट x करके आपने इसकी वैल्यू को चेंज किया। इसी तरीके से आप कोई भी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, उनको प्रिंट करके देख सकते हैं कि वो क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिंट करते हैं p.y, यानी ये डॉट नोटेशन डायरेक्टली आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। अब जब आप प्रिंट करेंगे p.y तो वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह p.x करेंगे, इसको x में स्टोर कर देंगे और प्रिंट x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है किसी भी कॉम्बिनेशन में, असाइनमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, डायरेक्टली प्रिंट करवाना हो तब भी प्रिंट किया जा सकता है, यानी उन एट्रीब्यूट्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप इसको डॉट नोटेशन को आप यूज़ कर रहे हैं किसी प्रिंट की स्टेटमेंट में कि वो इस तरीके से प्रिंट हो, बजाय ये कि वो अलग-अलग वो प्रिंट हो, वो कॉमा के साथ मिल के प्रिंट हो, तो आप प्रिंट की कमांड के अंदर p.x, p.y, इसको डॉट फॉर्मेट का जो ऑपरेटर है, मैंने पहले ये पढ़ा चुका हूँ आपको कि डॉट फॉर्मेट का ऑपरेटर क्या करता है कि ये सिंपली इस जगह पे वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देता। तो x की वैल्यू p.x की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो p.y की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। अब जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से प्रिंट होगी, x = 3 और y = 4। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आप किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का स्क्वायर करा के आपस में मल्टीप्लाई करा के भी सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया। इसमें हमने इनिशियलाइज़र को देखा। इनिशियलाइज़र को हम
जो है वो फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक पॉइंट क्रिएट करना है नया, जिसमें x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 6 है। इसको अभी तक जो हम समझें तो इसके लिए बेसिकली 3 आपको जो है वो स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले p या किसी भी नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके, क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसकी x की वैल्यू को जो आप रखना चाह रहे हैं वो वैल्यू देनी पड़ेगी, और इसी पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट है उसकी जो वैल्यू देना चाहते हैं वो देनी पड़ेगी। तो आपका ये नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो 7 और 6 पे होगा। इसी को अगर बेहतर तरीके से करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सपोज़ यही जो हमने अभी अपना इनिशियलाइज़र मेथड किया था, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सेल्फ के साथ साथ हम इसके 2 और जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो डाल रहे हैं, यानी x और y इसी के अंदर डाल रहे हैं, इनिशियलाइज़र के अंदर ही। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट अब क्रिएट कर रहे होंगे तो हम सेल्फ के साथ साथ हम इसके 2 और आर्गूमेंट्स भी इससे मांग रहे होंगे, यानी वो x की वैल्यू भी दो और y की वैल्यू भी दो। और इसको हमने इनिशियलाइज 0 से ही कर दिया, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 रख दी है। बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। अब क्या होगा, अब जब आप पॉइंट क्रिएट करेंगे तो आप कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ किया और साथ ही आपने एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दी। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे इन केस, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो रख देगा, यानी 0 0 रख देगा। अब देखिए पहले स्टेप में आपने p एक पॉइंट क्रिएट किया, 4 और 2 वैल्यू दे दी, ओके। q क्रिएट किया, 6 और 3 वैल्यू दे दी, ओके। r को कोई वैल्यू नहीं दी, डायरेक्टली आपने मतलब कोई वैल्यू दिए बगैर सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखा और कॉल कर लिया। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 वैल्यू मिल गई है, इसको आप प्रिंट कमांड के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने अपने जो इनिशियलाइज़र मेथड था उसको मज़ीद हमने जनरलाइज़ कर दिया है। अब ये क्या कर रहा है कि अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर रहा है, और अगर हम जब पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं तो वो उन कोऑर्डिनेट्स को सेट भी कर रहा है साथ साथ। अब ये जो हमने अपने इस इनिट के नीचे जो डॉक स्ट्रिंग दी थी, ये जो डॉक स्ट्रिंग है क्रिएट अ न्यू पॉइंट एट एक्स वाई, ये मैंने बताया कि ये इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्पफुल होती है। हमारे काफ़ी सारे जो हमारे जो टूल्स हैं वो इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। यहाँ पे पाइस्क्रिप्टर की मिसाल दी हुई है कि पाइस्क्रिप्टर में ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि जैसे ही आप कोई पॉइंट क्रिएट करने लगेंगे, जैसे ही पाइस्क्रिप्टर में कोई प्रोग्राम आप कोई पॉइंट क्रिएट करने लगेंगे तो यही जो डॉक स्ट्रिंग है ये आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि ये बेसिकली इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है। मसलन आप पॉइंट बनाने लगे, जैसे ही आपने पॉइंट लिखा तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बता दी आपको, और साथ ये बता दिया कि इससे होगा क्या कि एक नया पॉइंट क्रिएट हो रहा है। अब हम अपनी क्लास के अंदर जो हमने अभी तक जो था एक ही मेथड जो इनिशियलाइज़र मेथड था उसी को देखा था। अब फर्दर मेथड्स को ऐड करके देखते हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं और कैसे उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले तो मेथड जो होता है वो फंक्शन जैसा ही होता है, इसमें और फंक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिवाय इसके कि जो मेथड है वो किसी ख़ास इंस्टेंस के ऊपर जो है वो काम करता है, या किसी ख़ास स्पेसिफ़िक किसी ख़ास इंस्टेंस के ऊपर जो है वो इन्वोक होता है या काम करता है या चलता है। अब जैसा कि हमने इससे पहले मेथड काफ़ी यूज़ किया है जब हम राइट मूव करवाना चाह रहे होते थे अपने उस पॉइंटर को, तो हम क्या करते थे कि टेस्ट डॉट राइट और राइट का जो था वो हम मेथड इन्वोक करते थे, कॉल करते थे, और साथ अपना वो एंगल दे देते थे, वो डिग्रीज दे देते थे कि किस डिग्री पे वो राइट साइड पे कितनी डिग्रीज जो है वो मूव हो जाए या उसका हेड मूव हो जाए। तो ये हम इससे पहले देख चुके हैं कि हम किस तरीके से इसको जो है वो यूज़ करते हैं। इस वाले केस में हम अपना एक नया जो है वो बनाने जा रहे हैं मेथड, जो क्या करेगा कि
हमारा जो भी पॉइंट होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसका डिस्टेंस मेजर करेगा ओरिजिन से, कि वो ओरिजिन से कितना उसका एक्स एक्सिस कितना दूर है और वाई एक्सिस कितना दूर है। यानी वो उस ओरिजिन से मेजर कर देगा हमें वो पॉइंट कि वो कितना दूर है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में सिंपली आप जो है वो आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होता है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि आपका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होल अंडर रूट। यानी ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ज़रा वो एक ट्रायंगल बन जाती है और आप उसकी ट्रायंगल की जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे होते हैं। तो फार्मूला हमें आता है, हमने इसको सिर्फ इनकॉर्पोरेट करना है कि इसके अंदर एक अपने मेथड के अंदर। तो नया हम क्रिएट करेंगे मेथड, वो इसी तरीके से डेफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो भी नाम रखना चाह रहे हैं मेथड का वो नाम रखेंगे, और सेल्फ को बाय डिफ़ॉल्ट हम कस्टमरी तौर पे सेल्फ ही यूज़ करेंगे, और इसी से उसको जो है वो इसी से जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेल्फ के ज़रिए। तो ये हमने कर लिया, उसकी डॉक स्ट्रिंग दे दी कि ये कंप्यूट माय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से हमें बताएगा ये वाला मेथड। और रिटर्न हमने क्या कर दिया, वही सेल्फ डॉट एक्स स्क्वायर प्लस सेल्फ डॉट वाई स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये 0.5 पावर का मतलब ये है कि ये उसका अंडर रूट है। तो सिंपली ये हमने एक नया मेथड जो है वो क्रिएट कर लिया है, जो कि क्या करता है, हमारे पॉइंट का डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारा मेथड काम कर रहा है कि नहीं। हमने एक पॉइंट लिया P जो जिसको वैल्यूज़ 3 और 4 दे दी, x वैल्यू 3 है, y वैल्यू 4 है। इसको जैसे फंक्शन को P से कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया, मैंने बताया था कि मेथड कब इन्वोक होता है किसी ख़ास इंस्टेंस पे। अब वो इंस्टेंस क्या है, ये P इंस्टेंस है, इसके लिए ये मेथड इन्वोक हो रहा है। तो जैसे ही हमने इस इंस्टेंस से इसको कॉल किया तो हमें उसने कंप्यूट करके बता दिया कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 पॉइंट्स का है। इस तरीके से एक नया पॉइंट लिया Q, 5 और 12, उसको वैल्यूज़ दे दी, उसका x वैल्यू 5 है, y वैल्यू 12 है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जैसे हमने Q इंस्टेंस के लिए कॉल किया तो वो 13 है। फिर R एक पॉइंट लिया जिसकी वैल्यू 0 0 है, यानी इसको इनिशलाइज हमने करवाया और वैल्यूज़ नहीं दी तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई। R की x वैल्यू 0 है, R की y वैल्यू 0 है, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से भी 0 है, यानी ये ओरिजिन खुद ही है जो R है। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है, मैं उसी इनिशियलाइज़र फंक्शन की एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपने देखा कि जब हम इसको कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे अपने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को, जब कोई हम आर्गुमेंट सप्लाई नहीं करते तो उसका जो सेल्फ पैरामीटर है वो इनिशियलाइज हो जाता है, और वो हमें जो है वो सॉरी ये सेल्फ वाला जो पैरामीटर है ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाता है, और ये हमें सारी कंप्यूटेशन करके देता है किसमें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले फंक्शन में। अब हम इंस्टेंसेस की बात करेंगे कि उनको एज आर्गूमेंट और पैरामीटर्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम जो कंडीशनल्स वाला चैप्टर था उसमें हम अपने हमारा जो एक ऑब्जेक्ट टर्टल का जो ऑब्जेक्ट होता था उसको हमने ड्रा बार के एक फंक्शन को पास किया था, और वो ड्रा बार जो था वो फिर बार ड्रा करके हमें दे रहा था। अब उसमें हो ये रहा था कि हमारा जो भी हमने टर्टल था, एलेक्स था या टेस्ट था, जो भी हमने उसको पास किया था ड्रा बार के फंक्शन को, वो उसका एक कॉपी नहीं, उसका जो था वो एक रेफरेंस पास कर रहा होता था। यानी ऑब्जेक्ट वही रहता था, सेम ऑब्जेक्ट होता था, उसका रेफरेंस पास कर दिया जाता था उस फंक्शन को, और वो फंक्शन फिर उसको इस्तेमाल करता था। अब इसको हम अपने इस केस में देखते हैं कि सपोज़ हम जो है वो उसी को फॉलो करते हुए हम एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हम उसको डिफ़ाइन करें प्रिंट पॉइंट के नाम से। अब प्रिंट पॉइंट जो फंक्शन है उसको हम पास क्या कर रहे हैं, हम
पॉइंट पास कर रहे हैं। अब ये एक पॉइंट लेगा, उस पॉइंट की x और y को कामा के साथ जो है वो प्रिंट करवा देगा। बज़ाहिर ये छोटा सा 2 लाइंस का कोड है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि आप इस पॉइंट को, जो कि क्लास है, जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको आप पास कर रहे हैं एज एन आर्गूमेंट एक फंक्शन के अंदर, और वो उसको एज अ पैरामीटर लेके उसको प्रिंट करवा रहा है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को। यानी जो पावर है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट के एक इंस्टेंस को आप किसी फंक्शन को दे सकते हैं एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गूमेंट उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी इंस्टेंस को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ये प्रिंट पॉइंट का जो हमने जो फंक्शन देखा, जिसमें हम अपने पॉइंट उसको पास ऑन कर रहे हैं, और पॉइंट जो है वो उसको फिर वो उसके x वैल्यूज़ को और y वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवा के हमें दे रहा है विद कामा सेपरेशन। ये बड़ा पावरफुल फीचर है। इसको हम जो है वो उसका अपना एक, ये तो हमने एक उसको जर्नल एक फंक्शन में इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम इसको अपने एक मेथड में इस्तेमाल करने लगे हैं और एक मेथड बना रहे हैं टू स्ट्रिंग के नाम से। टू अंडर स्ट्रिंग का मेथड क्या करता है, उसी तरीके से उसकी डेफिनेशन का तरीकाकार है जिस तरह मेथड को डिफ़ाइन किया जाता है। टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग का मेथड है, सेल्फ है। रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ये करेगा कि जो भी x और y की वैल्यू होगी कॉमा के साथ उसको प्रिंट करके हमें रिटर्न कर देगा। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब देखिए इसको कॉल करते हैं। p इज़ इक्वल टू, एक हमने पॉइंट क्रिएट किया 3 4 कोऑर्डिनेट्स के साथ, और इस प्रिंट के अंदर इसको टू स्ट्रिंग को कॉल कर लिया। यानी आपको पता है कि प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा स्ट्रिंग लेती है, तो ये जो बी पॉइंट है इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर मिल जाता है इस फंक्शन के थ्रू, p डॉट टू स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू। और जैसे ही हमने ये प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट की तो हमें 3 और 4 प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये क्यों पेश आई ज़रूरत कि हम अलग से मेथड इस्तेमाल करें। वैसे भी तो किसी भी चीज़ को हम स्ट्रिंग str जो हमारा टाइप फंक्शन है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं कन्वर्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम क्यों इसको यूज़ नहीं कर रहे कि हम प्रिंट की कमांड दें और उसमें p लिख दें, तो उससे क्या होगा। ये दोनों आप चीज़ें इंटरप्रेटर में टेस्ट करके देखें, ये दोनों पॉइंट की क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कुछ और मतलब रखती हैं। ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसको जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, और प्रिंट को जब इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि बजाय ये कि हम टू स्ट्रिंग का फंक्शन रखें, हम एक स्पेशल मेथड के ज़रिए, स्पेशल मेथड है str मेथड इसको कहते हैं। इसमें उसी तरह जिस तरह हम इनिशियलाइज़र मेथड के अंदर 2 इकट्ठे अंडरस्कोर्स शुरू में और 2 इकट्ठे अंडरस्कोर बाद में देते हैं, ये करने से क्या होगा। अब सिंपली हमने उसी मेथड को कुछ नहीं किया, उसको टू स्ट्रिंग के बजाय ये वाला मेथड, ये नाम दे दिया, जस्ट हमने नाम चेंज किया है। अब ये नाम चेंज करने से क्या हो रहा है, पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझ रहा है, उसको ये समझ लग गई है कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को जब भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना मकसूद होगा, जिस भी तरीके से करना मकसूद होगा, तो मैं इस फंक्शन के ज़रिए इसको कन्वर्ट कर दूंगा। अब आप वही काम जो आपने पहले किया था कि str p को आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब करके देखें। जब आप strp लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा और फिर ये प्रिंट भी कर रहा होगा इसको। तो ये बेसिकली जो हमारा str मेथड है उसके ज़रिए हमने एक पॉइंट को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ये अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को बताया है इस मेथड के ज़रिए। अब नेक्स्ट जी, जो हमारे इंस्टेंसेस हैं वो एज ए रिटर्न वैल्यू भी हम उनको पास ऑन कर सकते हैं।
पहले इसको एक रेगुलर फंक्शन के ज़रिए देखते हैं कि हम रिटर्न वैल्यूज़ में कैसे जो है वो अपने इंस्टेंसेस डाल रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं और फिर हम इसको रेगुलर फंक्शन के बजाय हम अपने मेथड में इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे। सपोज़ हमारा एक जो फंक्शन है वो हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हों और उन 2 पॉइंट्स का जो भी मिड पॉइंट बनता है, 2 पॉइंट्स जो डिफरेंट जगहों पे पाए जा रहे हैं, उनका मिड कहाँ पे बन रहा है, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मिड पॉइंट का उसके लिए फ़ंक्शन बनाते हैं हम सिंपली एक सादा फंक्शन। रिमेंबर ये मेथड नहीं है, ये सादा फंक्शन है। इसमें हमने बेसिकली 2 पॉइंट्स जो हैं वो लेंगे, उसको उन पॉइंट्स का हर पॉइंट का पहले x और इसी तरह दूसरे पॉइंट का x, इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और इसको सेव करा देंगे mx में, जो मिड पॉइंट है x का, जो मिड पॉइंट का x है, x कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से उनके y कोऑर्डिनेट्स को आपस में जमा करा के 2 पे डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगा उस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट, और रिटर्न कर देंगे हम पॉइंट, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, पॉइंट mx, my, यानी हम एक पॉइंट रिटर्न कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं वापस, और वो ऑब्जेक्ट किस पे मुश्तमिल है, इन्हीं 2 पॉइंट्स पे, मिड पॉइंट्स पे, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पे और मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट पे। अब इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखते हैं। आपने एक पॉइंट दिया 3, 4 और दूसरा दिया 5, 12, और r के अंदर आपने मिड पॉइंट को सेव करवा दिया। मिड पॉइंट का फंक्शन कॉल हुआ और पी क्यू एज आर्गूमेंट्स आपने पास किया। आपको रिटर्न क्या हो रहा है, आपको r के अंदर रिटर्न हो रहा है क्या, 4, 8, यानी आपको रिटर्न क्या हो रहा है, एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो रहा है जो r में आके सेव हो रहा है। तो इसको समझें कि हम रिटर्न वैल्यू के तौर पे अपने जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है, उसका एक इंस्टेंस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो इसी को अब जो है वो आप यूज़ करें अपने एज अ मेथड के तौर पे यूज़ करें। एक और मेथड हम डाल रहे हैं हाफ वे, और इसमें हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एक सेल्फ और एक टारगेट। सेल्फ वही जो कस्टमरी है, पहला पॉइंट होगा, और टारगेट वो होगा जो दूसरा पॉइंट होगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले सेल्फ का x और टारगेट का x आपस में प्लस होकर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ये mx नाम के एक पॉइंट में हम सेव कर लेंगे। फिर जो है सेल्फ का y और टारगेट का y आपस में प्लस होकर 2 पे डिवाइड करके हम ये इसका y कोऑर्डिनेट ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे पॉइंट mx, my। अब देखिए कि उसी तरीके से सेम प्रोसीजर है। r में क्या आ जाएगी, r में हम r में मिड पॉइंट लेना चाह रहे हैं p और q का, तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, ज़रा p इंस्टेंस है तो p डॉट हाफ वे, और q हमारा टारगेट है जो दूसरा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो हाफ वे बनता है वो r में डाल दो तो r में आ जाएगा। इसमें हम हर चीज़ वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। इसको अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें तो डायरेक्टली भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं विदाउट सेविंग इन टू एनी वेरिएबल, उसका ये तरीकाकार है। अब ये बेसिकली हम जो थोड़ी देर हमने ये गुफ्तगू की है कि हम फंक्शंस और मेथड्स की जो डिस्कशन कर रहे थे, और इनमें हमने देखा कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क बेसिकली क्या होता है, इसको बेसिकली ये पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप क्या कह रहे होते हैं, उसको कोई आर्गूमेंट सप्लाई करके कह रहे होते हैं कि सपोज़ ये एक हमने फंक्शन कॉल किया है, हम टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट टाइम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसे कह रहे हैं कि जो करंट टाइम है वो जो है वो उसको प्रिंट करो। यानी हम कह ये रहे होते हैं कि हम कॉल कर रहे होते हैं प्रिंट टाइम को और कह रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंट करो। जबकि जब हम मेथड्स को कॉल कर रहे होते हैं, और मेथड को किस तरह से कॉल कर रहे होते हैं कि हम किसी इंस्टेंस के ज़रिए, इंस्टेंस के रेफरेंस से कर रहे होते हैं, उसको हम कैसे कॉल करते हैं, करंट टाइम डॉट प्रिंट टाइम। इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि करंट टाइम अपने आप को प्रिंट करो, यानी हम एक रेफरेंस दे के करंट टाइम को डायरेक्टली कह रहे होते हैं कि तुम अपने आप को प्रिंट करो। जबकि जब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हम उसे कह रहे होते हैं, फंक्शन को कह रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंट कर दो। तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि
तो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है मेथड्स के अंदर और जो आपके फंक्शंस हैं उनके अंदर। अब इसी को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि आपको याद होगा कि जब हम टर्टल का प्रोग्राम बनाते थे तो हम क्या लिखते थे, हम कहते थे कि टेस्ट डॉट फॉरवर्ड 100 पॉइंट्स, कि हम टेस्ट को ये कह रहे होते थे, अपने टर्टल को ये कह रहे होते थे कि तुम फॉरवर्ड हो जाओ, तुम मूव कर जाओ, जितने भी ब्रैकेट्स में पॉइंट हैं उतने पॉइंट्स। तो ये जो पर्सपेक्टिव का फ़र्क है ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इस फ़र्क को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बेसिकली हम अपना जो मतलब आम लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो किसी और जगह पड़े होते हैं और हम जो है वो उनको कॉल करके जो है वो अपना काम करवा रहे होते हैं, बल्कि वो उसी जगह पे होने चाहिए, वो उसी जगह पे होने चाहिए जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोवेव एक मशीन है जो किचन्स में अक्सर पाई जाती है, वो चीज़ों को बेक भी करती है, कुक भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो उसको बेक करने के लिए, चीज़ को बेक करने के लिए आपका जो बेक का फंक्शन है या कुक का फंक्शन है वो किचन में किसी और जगह पड़ा होता है, बल्कि वो माइक्रोवेव के अंदर ही अच्छा लगता है कि आप सिंपली उसको प्रेस करें और वो अपना जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट के साथ उनके जो मेथड्स हैं वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए अपने के साथ साथ पाए जाते ही जो है वो मीनिंगफुल लगते हैं हमारी रियल लाइफ में भी, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स में भी ये इसी तरीके। तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है बुनियादी तौर पे कि आपके ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो क्लोजली उन्हीं जगहों पे लाई कर रहे होते हैं, उसी क्लास के अंदर लाई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फंक्शन कहीं और होता है और आपका जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है वो कहीं और होता है, बल्कि वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट, कि ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई जो है वो स्टेट हर टाइम हो रही होती है और टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन और तब्दीली आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब टर्टल का प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो भी उसका नाम था, जो टेस्ट था या एलेक्स था, वो मूव कर रहा था तो उसकी जो स्टेट थी वो तब्दील हो रही थी। कभी वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला जाता था, फिर वहाँ पे जाके जब उसको हम लेफ़्ट मूव करवाते थे तो उसकी स्टेट में तब्दीली आ जाती थी। इसी तरीके से अगर रियल लाइफ में देखें तो जो बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई ना कोई स्टेट मेंटेन होनी चाहिए, उसमें जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कोई ना कोई वक्त के साथ तब्दीली आ रही होगी, उस बैंक के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कुछ पैसे ज़्यादा हो रहे होंगे, कुछ कम हो रहे होंगे, वो सारा की सारी जो चीज़ें हैं और उसका कोई लॉग मेंटेन हो रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को शो कर रही होती हैं कि उनकी स्टेट टाइम के साथ साथ तब्दील होती रहती है और उसका जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।